हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सर्किट और इक्विपमेंट के बारे में, चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट क्यों होता है, आखिर क्या कारण है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है नहीं लगता है, लेकिन एक दूसरा वायर है जिसमें से करंट फ्लो होता है। इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो रीजन है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टर्म है, दोनों को हम लोगों को आज समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले एक टॉपिक है, उसकी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, और वो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को हमें पढ़ना होगा अगर हमें इसको पढ़ना है, इस टॉपिक को। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहा करता है कि देखिए, कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ कि अगर दो चार्जेज है तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स होगा उन दोनों चार्जेज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब इसका फर्स्ट लॉ है the force between two charges is directly proportional to product of two charges। जो भी दोनों चार्जेज हैं, जैसे Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है, इन दोनों के बीच में अगर R डिस्टेंस है, Q1 और Q2, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के बराबर। ठीक है, दूसरा जो लॉ कहता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि दूसरा लॉ है कि जो फोर्स होगा वो इनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो लिखेंगे द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them। Means force is inversely proportional to 1/r square। Means जैसे दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फोर्स कम होते जाएगा। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा देंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि जब फोर्स बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, जब दोनों चार्ज एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो इस तरह से ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेज हैं, उन पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों का जो बीच में जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस कम करेंगे, फोर्स बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा? स्क्वायर से। जैसे दो गुना अगर डिस्टेंस कम किए 2 टाइम्स, तो फोर्स बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। उसी तरह अगर 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा दिए तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना? 9 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। ये है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ को अगर इन दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें एक कंबाइंड इक्वेशन मिलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चलिए इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। नाउ वी विल कंबाइन दीज 2 इक्वेशंस to find Coulomb's law। Then actually Coulomb's law क्या है, इसको देखिए। जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइनिंग
कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये जो टर्म है ये यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, मतलब एक का वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पे दिया है, लेकिन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हमें लगाना है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाना होगा। जैसे हमारे पास कोई एक तराजू है और इस तराजू पे यहाँ पे ये तराजू बैलेंस्ड नहीं है, जैसे ही हम इस पे वेट लगाते हैं ये ऊपर चला जाता है। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहले से ही कोई एक वेट इस पे रखेंगे कांस्टेंट, जिससे कि ये आके बिल्कुल इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए दोनों तरफ। जब ये बराबर हो जाएगा फिर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा उतना ही बढ़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नाम है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ से हम फोर्स निकालते हैं। के यहाँ पे है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट के बारे में डिटेल्स में क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, के जो है, के का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका वैल्यू लिया जाता है 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट निकाल सकते हैं। आर इधर जाएगा तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे जाएगा चार्ज तो कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका यूनिट। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ को समझने के बाद हमें समझ में आएगा पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ लिए थे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे चार्ज है तो फोर्स लगाएगा, और इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उन सब के पास चार्ज है, तो सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कैसा होता है, किस पे डिपेंड करता है, वो कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पोटेंशियल का मीनिंग होता है पोजीशन, और पोजीशन के कारण किसी भी टर्म में, किसी भी चीज में अगर एनर्जी है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हम लोग क्या पढ़े क्लास 9th में, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा ये देखते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्रिएट होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे रखा है, जब इस ऑब्जेक्ट को हम इस पे वर्क करना शुरू कर देंगे, वर्क करना मतलब इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करना, तो हम इसमें एनर्जी स्टोर करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे एनर्जी स्टोर किए, अब इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, कभी भी ये नीचे से खुद ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? इस पोजीशन पे इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इस पोजीशन पे इसके पास एनर्जी कम है। तो एनर्जी के कंडीशन में क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो यहाँ पर इसको ले गए, ऐसे हाइट से उसको लेकर के चले गए, यहाँ ले गए 5 मीटर, तो हमारे पास इसके पास मान लीजिए 50 जूल एनर्जी आ गया, 100 जूल, 120 जूल, 150 जूल। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से छोड़ेंगे तो 150 से 120, फिर 100, फिर 50, फिर 0 तक ये आएगा। इसका उल्टा कभी भी संभव नहीं है, ये 0 से 50 कभी नहीं जाएगा। मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, नीड टू डू वर्क। ये नीचे मूव करे, इसके लिए हमें चाहिए कि इस पे वर्क करें। उसी तरह चार्जेज में भी है। अभी जो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएं, उस कूलम्ब्स लॉ को इसीलिए पढ़ाएं ताकि आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। मतलब अगर 0 एनर्जी से अगर उसको 150 जूल के एनर्जी तक ले गए तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगा, उसके अंदर एक पोटेंशियल आ जाएगा, जिसके कारण वो मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक प्लस Q का चार्ज है, इसके पास एक Q
यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू का, इसको हम लोग यहाँ नजदीक ला रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ वर्क कर रहे थे तो यहाँ वर्क कर रहे हैं, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको दूर भगाना चाह रहा है, हम इसके नजदीक ला रहे हैं। तो जैसे जैसे नजदीक लाएंगे ये उसको रिपेल करके दूर भगाना चाहेगा। जैसे हम पढ़े हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो जैसे जैसे इसके नजदीक लाएंगे ये इसको दूर भगाएगा। मतलब हमेशा इस पे एक इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है। अगर ये Q1 है Q2 तो Q1 का फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में हम काम कर रहे हैं, इसको खींच करके ला रहे हैं। जैसे हम इस पॉइंट पर लेकर आए, ए पॉइंट पे, इस बॉडी को ए पॉइंट पे यहां से लेकर ए पॉइंट पर आ गए। अब इसके अंदर एक एनर्जी है, यहां से जैसे छोड़ेंगे तुरंत ये दूर जाएगा। अब और इधर लेकर के आए, इस पॉइंट पर इसको लेकर के आए, Q2 को अब यहां लेकर आ गए। इसके पास और भी ज्यादा एनर्जी है, मतलब जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं। सुनिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। नजदीक लाए, इसका फोर्स बढ़ गया, मतलब और तेजी से इसको धक्का देगा हमको, मतलब और वर्क करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। ज्यादा वर्क किए, ज्यादा एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर किए। तो इस बॉडी के अंदर अगर हमने ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया तो ये बॉडी और स्पीड से मूव करेगा। तो इस तरह से हमने हर पॉइंट पे इसको अगर इधर लाए हैं तो हमने हर पॉइंट पे इसके अंदर एक एनर्जी दिया है, ताकि उस एनर्जी से ये आगे मूव कर सके। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम इस पॉइंट को बोलेंगे, मतलब हर पॉइंट पे जो कि चार्ज का इफेक्ट होता है, जो एनर्जी होता है, वही होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हर पॉइंट पे जो चार्ज का इफेक्ट होगा और पोटेंशियल होगा, मतलब ये कैसे क्रिएट होगा, यहां से देखिए 0 जूल से, मतलब वो वहां से चार्ज को लाएंगे। कहां से चार्ज को लाएंगे, जहां चार्ज का फोर्स 0 हो जाए। यहाँ पे फोर्स 0 कब होगा, जब R इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट मतलब 1/इनफाइनाइट होता है 0 के बराबर। मतलब कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ जो था हमारा F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पे R का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तभी ये पूरा वैल्यू 0 हो पाएगा। जहां पर इसका फोर्स 0 लग रहा हो, इस चार्ज का फोर्स 0 हो। जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड है, अर्थ है, अर्थ का फोर्स यहाँ पे क्या है, अभी ये मूव नहीं करेगा। इस बॉडी के अंदर एनर्जी लाने के लिए हम इसको अर्थ के फोर्स के अपोजिट में वर्क करेंगे। उसी तरह इसका फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 था, तो हम इसके फोर्स के अपोजिट में आते जाएंगे, तो इसमें एक हर पॉइंट पे एक एनर्जी स्टोर होते चला जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इनफाइनाइट से चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हर पॉइंट पे है। सिर्फ ये याद रखना है कि इनफाइनाइट से उसको क्यों लाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या होता है, इनफाइनाइट पे हो जाएगा फोर्स 0 एट R = इन्फिनिटी, F = 0। अगर इसका फोर्स 0 है, इस चार्ज का फोर्स 0 है, तो वहां से अगर हम वर्क करना शुरू करेंगे, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहां 0 वर्क है वहां पे तो फोर्स 0 है, वहां पे तो वर्क ही 0 है, मतलब एनर्जी 0 है इस ऑब्जेक्ट का। मतलब इनफाइनाइट पे इस चार्ज के पास एनर्जी 0 था, अपना पोटेंशियल एनर्जी 0 था। इसके पोजीशन के कारण कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इसीलिए इसके अंदर फोर्स लगाने के लिए, इसके अंदर एनर्जी देने के लिए हम लोग इनफाइनाइट से इस पे वर्क किए हैं और इनफाइनाइट से इसको लेकर आए हैं। यही होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम समझ चुके कि यहां से जैसे जैसे ऊपर ले जा रहे हैं तो हर पॉइंट पे इसके पास एनर्जी आ गया और वो हर पॉइंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। हर पॉइंट पे एनर्जी आ गया, हर पॉइंट पे ये फोर्स लगा रहा है। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तुरंत ये बाहर जाएगा, तो हर पॉइंट पे इसके पास अपना एनर्जी है, ये मूव कर सकता है। यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो देख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 जूल वर्क किया, यहाँ पे 200 जूल वर्क किया,
तो ये 200 और 100 जूल के बीच में हम कितना वर्क किए, तो 200 में से 100 को माइनस कर देंगे। मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्क करने में जो भी एनर्जी लगा वही होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से देखिए, यहाँ से चार्ज मूव किया, चार्ज मूव करते करते यहाँ आया, जितना वर्क हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से जो वर्क हुआ, इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि वर्क डन 0 था, तो 0 से जो वर्क होना शुरू हुआ वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब ही हुआ कि इस चार्ज के अंदर हमने क्या किया, एनर्जी स्टोर कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को लिख सकते हैं द वर्क डन बाय चार्ज व्हेन इट मूविंग फ्रॉम infinity to a point is potential, electrical potential of that point। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, जितना वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज को इनफाइनाइट से मूव कराने में, लाने में, ये वर्क करना, जितना भी वर्क किए वो होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब कह सकते हैं कि पोजीशन के कारण हमारे पास जो भी एनर्जी स्टोर होते गया वही इसका पोटेंशियल है। पूछा जाए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहाँ है, इन्फिनिटी को छोड़ करके, इन्फिनिटी को छोड़ करके हर जगह है। इन्फिनिटी पे ही 0 था, इन्फिनिटी से थोड़ा सा इधर आ गए, खत्म, थोड़ा सा एनर्जी आ गया, फिर थोड़ा है और एनर्जी, और नजदीक आए और एनर्जी, मतलब धीरे धीरे आते गए, पोटेंशियल हाई हो गया। मतलब इसके पास हाई एनर्जी है तो इसका नाम देंगे हाई पोटेंशियल और इसको लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है चार्जेस फ्लो होंगे। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी यहीं पे लिख देते हैं। किसी भी पॉइंट से जो वर्क डन किया जाता है चार्ज के द्वारा 1 सेकेंड में, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब चार्ज ने जो वर्क किया 1 सेकेंड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग लिख लेते हैं डिफिनीशन। तो चलिए लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, चार्ज है, एक और चार्ज है यहाँ पे, ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। ये चार्ज को Q2 को Q1 के नजदीक लेकर के यहाँ आ गए, कहीं भी आ गए, ये इन्फिनिटी पे था, ये इन्फिनिटी पे था, मतलब यहाँ डिस्टेंस जो था इन्फिनिटी तक था, इससे नजदीक लेकर आए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम अगर इन्फिनिटी करते हैं, इसके पास अब 0 एनर्जी है, 0 जूल एनर्जी है। क्यों, बता चुके अभी कि यहाँ पे फोर्स 0 तो एनर्जी भी 0। अब यहाँ जो वर्क डन करना शुरू किए तो ये हर पॉइंट पे इसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ गया, और किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, सिंपल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को दो तरह से लिखा जाता है, एक लिख जा सकता है द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन an electric field is called potential difference, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 0 था, यहाँ पे मूव किए 200 जूल हो गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का भी जो डिफरेंस होगा B से A का, वो भी होगा हमारा, क्या होगा, वो भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दूसरा इसको कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो सब पोटेंशियल डिफरेंस, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां तक फोर्स है, उस सब के बीच का डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हर वो पॉइंट जहां से चार्ज मूव करना शुरू कर दिया जीरो से, और पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं V से, और वर्क को W से, और टाइम को T से। तो ये एक फॉर्मूला बना। यहां से अगर हम चाहें तो W को क्या लिखते हैं? जूल, और टाइम को सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हमने एक और नाम दे दिया इसका, वोल्ट। और अब से हम वोल्ट कहेंगे। वोल्टेज हाई, वोल्टेज लो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्जेस फ्लो करेंगे। तो लिखेंगे क्या? पोटेंशियल का SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, अगला हम लोग पॉइंट करेंगे कि हमारे ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल से रिलेटेड है। ओम्स लॉ से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर चार्जेज को फ्लो होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको लिखिए। और एक क्वेश्चन है आपको, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं यहीं पर। क्वेश्चन क्या है? ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग से एक वीडियो बनेगा, उसमें क्वेश्चन ही सिर्फ होगा। तो देखिए दो चार्जेज है, एक यहाँ Q1 और Q2, या दो पॉइंट है हम कह सकते हैं, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब दूर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और बहुत ही ज्यादा 33,000 वोल्ट का एनर्जी है। अब इस 33,000 वोल्ट एनर्जी पे एक आदमी दोनों हाथों को पकड़ के और वहां से लटक गया, क्या उसे इलेक्ट्रिक करंट लगेगा? तो आंसर है नहीं, उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा। अगर वो दोनों हाथों से पकड़ के अगर यहाँ पे वो लटक जाता है तो क्या होगा? यहाँ भी 33,000 वोल्ट, यहाँ भी 33,000 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं होंगे चार्जेज। अब चार्ज इधर से इधर फ्लो नहीं हुए, करंट जनरेट नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, और इससे करंट नहीं लगेगा, बशर्ते ये अर्थ पे इसका बॉडी टच ना हो, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अर्थ इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर अर्थ से हुआ तो बहुत हाई करंट लगेगा। डिफरेंस ऑफ अर्थ इज 0 वोल्ट। ये चीजें हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा। करंट लगने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल में डिफरेंस, करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझाएंगे आपको, तो देखिए हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक टैंक है, इसके अंदर वाटर है। अगर ये टैंक में हम वाटर को फ्लो होने के लिए हमने इस वाटर यहाँ तक फिल है और यहाँ से फ्लो कराना चाहे, नहीं फ्लो होगा। कभी भी वाटर फ्लो होगा यहाँ, क्योंकि इस पोजीशन में और इस पोजीशन में डिफरेंस है। उसी तरह वाटर को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? हाई हाइट देना पड़ेगा। सेम हाइट है, अगर हम बात करें सेम हाइट है, इसको अगर हम एक दूसरे बकेट में भरना चाह रहे हैं और दोनों में वाटर का लेवल सेम है, तो वाटर किधर फ्लो होगा? कहीं भी फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर को फ्लो होने के लिए एक को हाई हाइट करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल होगा
तभी लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेज फ्लो होगा। जैसे हम कहे थे जिसके पास 200 जूल का एनर्जी होगा वही 100 जूल की तरफ जाएगा, 100 जूल वाला 200 जूल की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये ऑब्जेक्ट को हमने वर्क किया, यहाँ आ गया इसके पास एनर्जी 500 जूल, तो ये 500 से 0 की तरफ जाएगा, 0 से 500 अपने आप नहीं जाएगा। तो ये याद रखना है, किसी भी बॉडी पे हम वर्क करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं, और वो बॉडी वर्क करता है खुद तो एनर्जी रिलीज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद ये आ रहा होगा दिमाग में कि 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, आखिर इसको कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब भी 1 कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब का चार्ज अगर 1 जूल वर्क कर दे, 1 जूल वर्क कर रहा है, तो जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हमने देखा कि 1 कूलम्ब का चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ और ये यहाँ जाकर के हमने एक बल्ब लगाया है, उसको 1 जूल एनर्जी दे दिया, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का डिफरेंस है, तभी ये 1 कूलम्ब चार्ज जाके 1 जूल वर्क कर दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी कैन डिफाइन the 1 joule work done by 1 joule work done by 1 coulomb charge is called potential difference, 1 volt potential difference, 1 volt potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कभी मेजरमेंट करने के लिए हम कोई भी चीज क्वांटिटी शुरू में बनाते हैं तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो बनाने का रूल है वो हमारा है यूनिट रूल। यूनिट रूल का मतलब हुआ हमारा यहाँ पे था वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे 1 जूल अगर वर्क हो रहा है 1 कूलम्ब के चार्ज से, तो 1/1 इक्वल टू 1, ये आएगा कितना 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये याद रखना है कि कभी भी 1 जूल, अगर ऐसा फॉर्मूला दे दे आपको 1 जूल 1 कूलम्ब या फिर ऐसा ही कुछ और भी दे दे, तो आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला है उसमें 1 पुट करेंगे और इसी को डिफाइन करेंगे। 1 जूल वर्क डन बाई 1 कूलम्ब चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशंस रहेंगे कि चार्ज फ्लो हो पाएगा, किसी भी सर्किट में चार्ज फ्लो हो पाएगा, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए। ठीक है, मतलब वो सर्किट कैसा होना चाहिए, उस सर्किट में एक्सटर्नल क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे तभी चार्ज फ्लो हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चाहिए कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फ्लो ऑफ चार्जेज। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन है जो भी सर्किट होना चाहिए वो सर्किट बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए। अगर वो सर्किट क्लोज्ड नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, तो क्लोज्ड क्यों चाहिए, देखिए जैसे आप लोग कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, कन्वेयर बेल्ट में एक मोटर यहाँ पे लगा रहता है और इसको ऐसे ये मूव करता है, चलते जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर वो मैग्नेटिक है तो फिर नीचे आके यहाँ आके गिरेगा। अब क्वेश्चन है कि ये कन्वेयर बेल्ट को यहाँ एक मोटर ऐसे बेल्ट लगा रहता है, उसको घुमाता है, जैसे आपके साइकिल का चेन है या बाइक का चेन है, इसको ये मोटर घुमाता है और ये चेन इसको घुमाता है। अगर ये कहीं से भी चेन टूट जाए तो जो ये है यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंटिन्यूअस जो है पाथ वो चाहिए चार्ज को फ्लो होने के लिए। कंटिन्यूअस पाथ रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फिर फ्लो होके यहाँ जाएंगे। इसमें हम लोग ब्रीफ से बातें करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है
वो है कंटिन्यूअस पाथ। कंटिन्यूअस पाथ मीन्स क्या हुआ, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। हमारे पास जो भी सर्किट होगा वो उसमें स्विच जो है वो ऑन होगा। क्लोज्ड सर्किट हमें फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है कि चार्ज कैरियर्स होना चाहिए। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ये चार्ज कैरियर्स वही पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कराते हैं, चार्ज को मूव कराते हैं, जो मूव करते हैं। जैसे चार्ज कैरियर्स, कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्ज कैरियर्स। उसी तरह अगर हम बात करें किसी बैटरी के अंदर या फिर केमिकल सेल है कोई, तो केमिकल के अंदर यही होते हैं आयंस। आयंस मूव करते हैं, उसमें कैटायंस और एनायंस मूव करते हैं। तो इस तरह से चार्ज कैरियर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जो है सब्सटेंस में। तो देखिए चार्ज कैरियर्स जो है वो जरूरी है। कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, कंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके अंदर आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ठीक है, आयंस होते हैं कैटायंस एंड एनायंस, ये दोनों आयंस रहते हैं इसमें चार्ज कैरियर। उसी तरह अगर हम बात करें वैक्यूम में क्या होते हैं चार्ज कैरियर, तो आपने एक पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो कैथोड रेज। तो इसी तरह ये रेज हैं कुछ जो वैक्यूम के अंदर चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये चार्ज कैरियर्स जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो पाएगा। अगर ये चार्ज कैरियर्स नहीं रहे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हो पाएगा किसी भी सर्किट में। तीसरा जो कंडीशन है वो है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जब तक इसमें अगर ईएमएफ हमने अगर नहीं लगाया तब तक उस चार्ज को, उस पार्टिकल चार्ज को जो है एनर्जी नहीं मिलेगा। अब ईएमएफ क्या होता है, यहाँ पर अगर हम एक सोर्स लगा दिए, ईएमएफ का एक डिवाइस लगा दिए, ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज को एनर्जी देगा और वो चार्ज एनर्जी लेकर के ऐसे आएगा। अगर यहाँ पे हमारा बल्ब लगा है तो बल्ब को जलाएगा, फिर जो बच गया एनर्जी उसको ये वापस यहाँ बुला लेगा, फिर से एनर्जी देगा, फिर ये आएगा, वर्क करेगा, फिर चला जाएगा। ऐसे करके ये वर्क करने में हेल्प कराता है। तो चार्ज को मूव करने में हेल्प कराता है ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया और चार्ज को मूव कराने लगा, एनर्जी दिया, ये मूव किए। अगर ये नहीं रहेगा तो चार्जेस सब जगह है, वो मूव नहीं होंगे। ठीक है, कैसे नहीं मूव होंगे हम बताएंगे, क्योंकि देखिए हर जगह चार्जेस हैं लेकिन उनको मूव करने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत होगी। और वो फोर्स कब जनरेट होगा, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल में डिफरेंस कब होगा, जब उसके अंदर कोई ईएमएफ का सोर्स लगा होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ का सोर्स क्या करता है, यहाँ से चार्ज को लेकर के जाता है, यहाँ उससे वर्क होता है, फिर जो चार्ज बचा उसको वापस लेकर आता है यहाँ पर ईएमएफ के पास, फिर इसको चार्ज दिया जाता है, फिर ये जाता है। ये प्रोसेस जब तक चलता है, जब तक इसके पास पूरा एनर्जी खत्म ना हो जाए, तब तक ये एनर्जी देते रहता है। तो ईएमएफ क्या हुआ, इसको एनर्जी दिया गया एक चार्ज को, वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी, ईएमएफ। तो एनर्जी गिवन टू पर यूनिट चार्ज to flow is called EMF। और EMF के सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ EMF। तो बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास, दो सोर्स हम लोग जानते हैं, सेल और बैटरी। मतलब कंडक्टर है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं। और मूव करते हैं थर्मल वेलोसिटी के कारण मूव करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे मूव करते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। सेल और बैटरी लगाने से क्या होते हैं,
इनको एक एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से ये सारे के सारे पुश होते हैं, यहाँ आते हैं, फिर ये चले जाते हैं। जैसे ही हम ये बात नहीं करें, क्लोज पाथ को तोड़ दिए, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आए वो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए और इसमें आ नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करने लगा, रिपेल करेगा तो फिर वापस यहाँ चले जाएंगे। इसलिए इसमें तो करंट आएगा ही नहीं। तो इसलिए जब भी इस क्लोज्ड पाथ नहीं रहेगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। ये बात को हम लोगों को याद रखना है। मतलब बराबर डिस्टेंस पे वो जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सर्किट टूटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही सर्किट टूटा हमारा बल्ब नहीं जलता है, चाहे कहीं से भी सर्किट टूटा हो। तो इसलिए क्लोज्ड पाथ तो होना चाहिए। मतलब जो करंट आया उसको पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के साथ हम दे देते हैं, अर्थ के साथ या फिर न्यूट्रल के साथ, फिर वहीं चला जाता है जहां से ये आ रहा है। तो एक तो हो गया बैटरी, दूसरा होता है जनरेटर या अल्टरनेटर भी बोला जाता है। जनरेटर, अल्टरनेटर, एक और नाम है अल्टरनेटर, एक और नाम है डायनेमो। ये भी है एक सोर्स है ईएमएफ का। यहां से भी क्या होता है, एनर्जी दिया जाता है चार्ज को ताकि वो जाके वर्क कर सके। चार्ज को क्यों भेजा जाता है, ताकि वर्क कर सके। अपने घर में जो भी वर्क है, बल्ब जला सके, फैन चला सके, ये सारे वर्क होता है चार्ज के द्वारा। तो ये चीजें था कि ईएमएफ, चार्ज कैरियर और कंटिन्यूअस पाथ का होना जरूरी है, तभी एक कोई भी सर्किट में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगा। ये कंडीशंस याद रखने हैं कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो ये नेसेसरी कंडीशंस है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, देखिए ध्यान से सुनिए। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि जो चार्ज है वो तो सब कुछ में है। जैसे हम पढ़े थे क्लास 9th में कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो मूव कर रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा क्या, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। मतलब इसमें जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट क्यों नहीं है। या फिर कोई वायर है, कंडक्टर है, ये तो इंसुलेटर है, चलिए इसकी बात अलग है। अगर कंडक्टर भी है तो भी अगर हम उसको ऐसे रख देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों, तो वाई इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो इन ए कंडक्टर, या फिर कह सकते हैं वायर इंडिविजुअली, ए वायर विदाउट ईएमएफ। ईएमएफ के बिना क्यों नहीं, ईएमएफ यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, ईएमएफ के बिना क्यों नहीं फ्लो हो सकता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सब मूव कर रहे हैं। मूव क्यों कर रहे हैं, तो देखिए इनका जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी के कारण है। हम जानते हैं कि हीट मिलने के बाद कोई भी पार्टिकल एक्सपेंड होता है और वो कंटिन्यूअस मूव करने लगता है। क्लास 9th के केमिस्ट्री में पढ़ना था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हीट मिला, अरे हीट कहाँ किए, इसको तो गर्म भी नहीं किए। गर्म हमने नहीं किया, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो काफी डिफरेंस है। अगर 0 केल्विन से हमारे टेम्परेचर 35-40 डिग्री सेल्सियस को देखा जाए तो 0 केल्विन से बहुत ही ज्यादा ये टेम्परेचर है। इसलिए इनके पास एक थर्मल वेलोसिटी आ जाता है और उस थर्मल वेलोसिटी के कारण ये कंटिन्यूअस मूव करते हैं। अब जब ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक वायर है, सिर्फ वायर है, ये नहीं कह रहे हैं कि ये वायर कहीं ईएमएफ से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक वायर है और इसमें करंट नहीं लगता है। इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो तो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, फिर भी करंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे कारण है
कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन इनके मूव करने का डायरेक्शन देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, किसी का फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मतलब 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, फिर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। किसी के पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। 1,00,000 इधर से आए, 1,00,000 इधर से, 0 हो गया। फिर 1,00,000 नीचे से, 1,00,000 ऊपर से, ये भी 0 हो गया। न्यूट्रल बना दिए पूरा। मीन्स जिनका जो मोशन है वो नेट जो है मोशन, जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाता है किसी एक डायरेक्शन में। किसी एक डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं कर पाते हैं, इनका डायरेक्शन अलग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। क्यों नहीं मूव करते हैं, क्यों नहीं जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी विदाउट ईएमएफ? बिकॉज जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर इन continuous in motion continuously लगातार मोशन में रहते हैं ड्यू टू इट्स थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मीन्स होता है हीट। ये हीट क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में और सेल्सियस में बहुत ही ज्यादा है। ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी के कारण ये क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं, बट इट डज नॉट मेक इलेक्ट्रिसिटी और करेंट। व्हाई? बिकॉज the net charge of electrons in any one direction is 0। किसी एक डायरेक्शन में क्या होता है, 0 होता है। कोई इधर मूव कर रहा है, 1,00,000 इधर मूव किए, 1,00,000 इधर मूव किए, नेट हो गया 0। तो जब तक नेट चार्ज 0 रहेगा तो चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो कहाँ हुआ है, ये तो जिगजैग फ्लो हो रहा है, कोई इधर फ्लो हो रहा है, कोई इधर फ्लो हो रहा है। सबके पास मोशन जरूर है। ठीक है, तो इस तरह से एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए कि इनको एक ईएमएफ से कनेक्ट करें, ताकि सबको एक डायरेक्शन मिले और उस डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू हो जाए। तो चलिए, ईएमएफ लगाने के बाद ये मूव करने लगते हैं और इनके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है। मतलब इनके अंदर ये सारे जब इधर मूव कर रहे थे, ईएमएफ जनरेट हुआ, ये सबको इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो ये जब जनरेट होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें आने लगा, ये सब एक दूसरे से टकरा करके आगे बढ़ने लगे। बढ़ते कैसे? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत फैन चलने लगता है, तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है, इसका बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि चार्जेस वहां तक मूव करने में कोई टाइम नहीं लिया। एक्चुअली में चार्जेस वहां तक, ये वाला चार्ज वहां मूव करता ही नहीं है। चार्ज कौन मूव करता है? एक चार्ज है, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, ऐसे ये बस यहां से यहां तक मूव करता है। इससे टकराता है, ये इससे टकराता है, ये इससे टकराता है। जैसे कोई चीज हमको दूर तक ट्रांसफर करना है, हम बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे हैं, आप उसको दीजिए, वो उसको, और ये आप इसको देने का जो स्पीड है वो काफी हाई है, क्योंकि आपके नजदीक है, आपने तुरंत दे दिया। इसी तरह उसने भी तुरंत दे दिया, तो इसी तरह जो वहां पहुंचने का टाइम होगा वो भी काफी कम होगा। तो इस तरह से जिस वेलोसिटी से ये यहाँ से यहाँ मूव कर पाते हैं, उस वेलोसिटी का हमने एक नाम दिया और उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि एक कंटिन्यूअस पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो इधर उधर मूव कर रहे थे उनका जो वेलोसिटी होगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा, वही है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ये एनर्जी गेन करते हैं वही है हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which gain energy to move is called drift velocity। ठीक है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। मतलब ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, क्यों मूव करने लगे? हमने ईएमएफ का सोर्स जो है लगा दिया, सोर्स ईएमएफ का यहाँ लगा दिए तो ये मूव करने लगे। जब मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव से मूव करेंगे, तो ऐसे हमने लगा दिया सोर्स, बैटरी लगा दिया, ये मूव करने लगे। ये यहाँ से जो यहाँ तक जाता है, ये यहाँ से जाता है, इस सब का जो एवरेज वेलोसिटी है वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 mm पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड जो है वो होता है इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट इन सब का इफेक्ट अगर एक साथ मान लिए कि एक साथ जो इसका इफेक्ट है वो काफी हाई होता है। इफेक्ट इज मोर, इफेक्ट कितना मोर होता है? इज मोर, और ये इफेक्ट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड से ये सब को मिला दिया जाए तो करंट जो है चार्जेस मूव करने लगते हैं। एक यहाँ तक मूव किया लेकिन सब इस स्पीड से मूव करते हैं और इस स्पीड से ये एक जगह से दूसरा जगह फ्लो होते हैं। यही था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी से ये एक दूसरे के पास मूव करते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको एक बार ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा, स्टार्टिंग हमने किया कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने करंट पे फ्लो होने की कंडीशंस के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, थैंक यू। बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको 9th-10th का और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं। इसके अलावा एक एजू क्लब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करके उस पर साइंस और मैथ्स पढ़ सकते हैं क्लास 9th और 10th के। ओके, थैंक यू।